साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आगामी यूपीएससी 2024 और यूपीपीसी 2024 को ध्यान में रखते हुए हम लोग कुछ टेस्ट सीरीज को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो इसी कड़ी में हम लोग विजन आईएएस कोचिंग संस्था के द्वारा जो प्री को ध्यान में रखते हुए टेस्ट सीरीज कराई गई है, उसी में से जो इसका पहला टेस्ट है उस टेस्ट पेपर को यहाँ पर हम लोग कंप्लीट करेंगे। और इस पहले टेस्ट में जो 100 प्रश्न है, उन 100 प्रश्नों में से इस पहले वीडियो में हम लोग 50 प्रश्न करेंगे और जो शेष बचे हुए 50 प्रश्न होंगे उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए इसको प्रारंभ करते हैं। ये प्रश्न आपके यूपीएससी और यूपीपीसी दोनों के लिए ही काफी महत्वपूर्ण होंगे। तो इसमें पहला प्रश्न है आपका कि भारत के उच्चतम न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन यहाँ पर आपके पास दिए गए हैं। पहला कथन है कि भारत के उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन संविधान के लागू होने के साथ ही हुआ था। तो ये जो कथन है आपका, ये कथन आपका सही नहीं है। ठीक। दूसरा जो कथन है कि स्वतंत्रता के बाद उच्चतम न्यायालय ने अपील के सर्वोच्च न्यायालय के रूप में ब्रिटिश प्रीवी काउंसिल का स्थान लिया, ये कथन आपका सही है। ठीक। तो यहां पर पहला गलत है, दूसरा सही, इसलिए बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब थोड़ी सी पहले व्याख्या देख लेते हैं कि पहला कथन गलत क्यों है। क्योंकि भारत के उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन जो है वो 28 जनवरी 1950 को हुआ था। और संविधान कब लागू हुआ? संविधान के लागू होने की तिथि 26 जनवरी 1950 है। ठीक है, तो 2 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन हुआ था, इसलिए पहला कथन आपका गलत हो जाता है। और जो दूसरा कथन है, यह देखिए, यह भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत स्थापित भारत के संघीय न्यायालय का उत्तराधिकारी था, जो उच्चतम न्यायालय है। हालांकि उच्चतम न्यायालय का न्याय क्षेत्र अपने पूर्ववर्ती न्यायालय से ज्यादा व्यापक है, जो पहले ब्रिटिश प्रीवी काउंसिल था। ऐसा इसलिए है क्योंकि उच्चतम न्यायालय ने ब्रिटिश प्रीवी काउंसिल का स्थान ग्रहण किया था, जो अब तक अपील का सर्वोच्च न्यायालय था। तो पहला कथन इस प्रकार से आपका जो है गलत हुआ और दूसरा कथन वो सही है। ठीक है। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य चीजें याद रखेंगे, जैसे भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक उच्चतम न्यायालय के गठन, स्वतंत्रता, न्याय क्षेत्र, शक्तियों, प्रक्रियाओं आदि का उल्लेख है। संसद भी उनके विधिनियमन के लिए अधिकृत है। आगे चलते हैं। अगला जो प्रश्न है वह है कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा संसद में निभाई जाने वाली भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर आपके पास 2 कथन दिए गए हैं और बताना है कि इनमें से, इन दोनों में से कौन सा या से कथन सही है। तो पहला कथन है आपका, वो क्या है? पहला है कि वह साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा में विशेष ज्ञान रखने वाले 2 व्यक्तियों को लोकसभा के लिए नाम निर्देशित करता है। ये कथन गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि वह साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव रखने वाले व्यक्तियों में से 12 को राज्यसभा के लिए नाम निर्देशित करता है, लोकसभा के लिए नहीं। ठीक है। देखिए, इससे पहले मतलब अभी क्या है, प्रावधान चेंज हो गए। पहले क्या था कि वह आंग्ल भारतीय समुदाय से 2 व्यक्तियों को लोकसभा में नाम निर्देशित कर सकता था। लेकिन संवैधानिक अधिनियम 2019 या कह सकते हैं संविधान संशोधन अधिनियम 104वां जो संविधान संशोधन अधिनियम था, इसके माध्यम से भारत ने राष्ट्रपति और राज्यों में राज्यपाल द्वारा भारत के प्रधानमंत्री और राज्यों में मुख्यमंत्री की सिफारिश पर आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्य, देखिए पहले जो होता लोकसभा में 2 होते थे और राज्यों में जो राज्य विधान सभा होती थी वहां पे 1 सदस्य नॉमिनेट होता था। तो लोकसभा में 2 सदस्यों, राज्य में 1 को नाम निर्देशित करने की जो प्रथा थी उसको प्रभावी ढंग से समाप्त कर दिया गया 104वें संविधान संशोधन के माध्यम से। तो पहला कथन ये हो गया। दूसरा कथन देखें कि वह मतलब राष्ट्रपति संसद के समक्ष नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट रखता है। यह कथन सही है क्योंकि राष्ट्रीय संसद के समक्ष नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संघ लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग और अन्य रिपोर्टों को रखता है, इसलिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियम अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियम IHR 2005 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहां पर 2 कथन दिए गए, इनमें से बताना है कौन सा या से सही है। तो पहला, यह दुनिया भर में मतलब अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियमन जो है यह दुनिया भर में संभावित सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थितियों का पता लगाने और उन्हें रिपोर्ट करने की क्षमता निर्मित करने हेतु एक समझौता है। यह कथन आपका सही है क्योंकि जो IHR है अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियम,
यह अंतर्राष्ट्रीय कानून का एक साधन है जो WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन के 194 सदस्य देशों सहित 196 देशों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी है। ठीक है, तो इसलिए दूसरा कथन भी आपका सही होगा कि WHO के सभी सदस्य देशों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी है। यहाँ पे दो के दोनों कथन सही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? राज्य मंत्रिपरिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर आपके पास दो कथन दिए गए हैं। तो पहला कथन है कि बताना है इनमें से कौन सा ऐसे सही है। पहला, संविधान राज्य मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की अधिकतम संख्या निर्दिष्ट नहीं करता है। ये कथन गलत है। ये कथन गलत है। देखिए, संविधान में ये क्या कहा गया है कि संविधान राज्य मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की अधिकतम संख्या निर्दिष्ट नहीं करता है। संविधान में राज्य मंत्रिपरिषद के आकार एवं मंत्रियों के पद को निर्दिष्ट नहीं किया गया। मुख्यमंत्री द्वारा समय और परिस्थिति के अनुसार इसका निर्धारण किया, मतलब आवश्यकताओं के अनुसार इसका निर्धारण किया जाता है। परंतु 91 में या 91 संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत अनुच्छेद 164 में एक नया अनुच्छेद 164 1A 164 1A जोड़ा गया, जिसमें कहा गया कि किसी राज्य मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। इसी के साथ किसी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या 12 से कम भी नहीं होगी। मतलब 91 संविधान संशोधन के पहले यह प्रावधान नहीं था, परंतु अब प्रावधान कर दिया गया है। ठीक है, तो इसलिए पहला कथन गलत हो गया। दूसरा, मंत्रिपरिषद द्वारा राज्यपाल को दी गई सलाह की जांच किसी भी न्यायालय में नहीं की जाएगी। यह कथन आपका सही है। मंत्रियों द्वारा राज्यपाल को दी गई सलाह की जांच किसी भी न्यायालय में नहीं की जाएगी। यहां पर दूसरा कथन सही है, पहला गलत है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से देश विक्टोरिया झील की सीमा को स्पर्श करते हैं? तो देखिए, विक्टोरिया झील की जो सीमा है वो 3 देशों से घिरी हुई है। अब ये 3 देश कौन से हैं? तंजानिया, युगांडा और केन्या। तंजानिया, युगांडा और केन्या। और परसेंटेज के रूप में देखें तो तंजानिया से जो है 51% हिस्सा इसका कवर होता है, युगांडा से 44 और केन्या से 5% हिस्सा इससे कवर होता है। तो यहां पर आपका 1, 3, 4 नहीं 1, 2, 4 1, 3, 4 नहीं 1 तंजानिया, युगांडा और केन्या, तो 1, 2, 4 हो जाएगा, सी ऑप्शन। विक्टोरिया झील जो है ये, जिसे विक्टोरिया न्यांजा भी कहते हैं, यह अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है तथा नील नदी का प्रमुख जल स्रोत है। और यह सुपीरियर झील के बाद यह विश्व की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। मतलब सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? सुपीरियर झील। ठीक है, इसके अतिरिक्त जो विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा वो इससे होकर के गुजरती। आगे चलते हैं। अगला है कि भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से किनमें भारत में स्थानीय स्वशासन से संबंधित प्रावधान शामिल किए गए हैं? तो आप देखें, भाग जो 9 है, भाग 9 में जो भाग 9 है, इस भाग को पंचायतों के नाम से उल्लिखित किया गया है। तो इसमें आपका स्थानीय स्वशासन के बारे में बात की गई है। स्थानीय स्वशासन के बारे में इसमें बात की गई है। इसके अतिरिक्त भाग 3 में भी है। भाग 3 आपका जो जिसमें मूल अधिकार नहीं इसमें नहीं, भाग 3 में नहीं है। तो पहला तो आपका जो भाग 9 है जिसमें पंचायतों के नाम से, तो पंचायतें खुद ही स्थानीय स्वशासन है। तो पहला हो गया अनुच्छेद 324। अनुच्छेद 324 ये क्या है? ये आपका निर्वाचन आयोग से संबंधित है, तो ये भी इससे संबंधित नहीं है आपका। भाग 4 अर्थात नीति निर्देशक सिद्धांत जो है, इसमें आर्टिकल 40 में कहा गया है कि ग्राम पंचायत को गठित करने के लिए राज्य कदम उठाएगा। तो मतलब इसमें भी स्थानीय स्वशासन की बात है। अनुच्छेद 280 जिसमें वित्त आयोग की बात की गई है, तो वित्त आयोग में भी आपका स्थानीय स्वशासन के संबंध में फंड इत्यादि का प्रावधान किया गया है। तो इस प्रकार से पहले में भाग 9 में है, और आपका भाग 9 के बाद भाग 4 में है, और अनुच्छेद 280 में। तो 1, 4, 5 आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है उपयुक्त में से कोई नहीं, अर्थात जो नोटा का ऑप्शन होता है, नोटा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
यहाँ पर दो कथन दिए गए हैं और बताना है इनमें से कौन सा या से सही है। तो पहला देखिए, नोटा विकल्प के तहत डाले गए मतों की गणना चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों हेतु डाले गए कुल वैध मतों में की जाती है ताकि उम्मीदवारों को जमानत राशि वापस की जा सके। ये कथन आपका गलत है, ये कथन सही नहीं है। देखिए, उम्मीदवारों को जमानत राशि की वापसी के उद्देश्य से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों हेतु डाले गए कुल वैध मतों की गणना के लिए नोटा विकल्प के तहत डाले गए मतों को ध्यान में नहीं रखा जाता। तो ये जो कह रहा है वो चीज गलत है। भले ही नोटा विकल्पों को चुनने वाले मतदाताओं की संख्या किसी भी उम्मीदवार हेतु डाले गए मतों की संख्या से अधिक हो, तब भी सबसे अधिक मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को ही निर्वाचित घोषित किया जाएगा। इसलिए आपका पहला कथन गलत हो जाता है। दूसरा भी इसी कथन से आपका निकल गया। दूसरा कथन क्या है कि भले ही नोटा विकल्प के तहत डाले गए मत किसी भी उम्मीदवार के लिए डाले गए मतों की संख्या से अधिक हो, तब भी सबसे अधिक मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को ही निर्वाचित घोषित किया जाता है। तो पहला कथन आपका गलत है, दूसरा सही है, इसलिए आपका यहां पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि संविधान में निम्नलिखित में से किन्हें संसद के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के लिए स्पष्ट रूप से अयोग्यता के आधार के रूप में वर्णित किया गया, मतलब कौन से अयोग्यता के आधार हैं। तो यहां पर आप देखें, तीन कथन दिए गए हैं। पहला, वह संघ या राज्य सरकार के अधीन कोई लाभ का पद धारण करता हो तो वो अयोग्य ठहरा दिया जाएगा। दूसरा, वह अनुमोचित दिवालिया हो तो भी वह अयोग्य ठहरा जाएगा। तीसरा, उसे अस्पृश्य, दहेज और सती प्रथा जैसे सामाजिक अपराधों का प्रचार करने और इनमें संलिप्तता के लिए दंडित किया गया हो तो भी। तो यहां पर देखिए, पहला और दूसरा सही है, परंतु जो तीसरा वाला है वो अयोग्यता का आधार नहीं बताया गया। तो इसमें बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि राज्य विधानसभा के अध्यक्ष के संदर्भ में, राज्य विधानसभा के अध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन जो है वो सही है। तो यहाँ पर आपके पास जो है तीन कथन दिए गए, बताना है इनमें से सही कथन कौन से हैं। तो देखिए, पहला, निर्वाचित होने के बाद अध्यक्ष अपनी पार्टी की सदस्यता से त्यागपत्र दे देता नहीं, कोई जरूरी नहीं कि वो त्यागपत्र नहीं देता है। दूसरा, उसे विधानसभा के सभी तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है, ये कथन सही है। तीसरा, वह उपाध्यक्ष को लिखित त्यागपत्र सौंप कर अपना पद त्याग सकता है, ये भी सही है। तो पहला गलत है, दूसरा तीसरा आपका यहाँ पर सही है, इसलिए आपका यहाँ पर बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए, इसे जो है विधानसभा के सभी तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा पद से हटाया जा सकता है। इस तरह का कोई प्रस्ताव केवल 14 दिन की पूर्व सूचना के बाद ही लाया जा सकता है। और ध्यान रखिए, जो पहला कथन है वो चुनाव के बाद अध्यक्ष अपनी पार्टी की सदस्यता त्यागपत्र नहीं देता, लेकिन वह सक्रिय राजनीति से दूर रहता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन राज्य विधानमंडल के विशेषाधिकारों का लाभ प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ पर तीन लोगों के बारे में बात की गई है, तो बताना है कौन लाभ प्राप्त कर सकता है। राज्यपाल नहीं, राज्य के महाधिवक्ता और राज्य मंत्री, ये जो है राज्य विधानमंडल के विशेषाधिकारों का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो दूसरा और तीसरा सही हो जाएगा। देखिए, राज्य विधानमंडल के विशेषाधिकार राज्यपाल को प्राप्त नहीं होते हैं, क्योंकि राज्य विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है, परंतु अन्य जैसे कि जो विशेषाधिकार वो राज्य विधानमंडल के सदनों, उनकी समितियों और उनके सदस्यों को प्राप्त होते हैं। इनमें आपके राज्य के महाधिवक्ता और राज्य मंत्री भी शामिल होते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला है, भारत के उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर आपके पास दो कथन दिए गए, दो नहीं तीन कथन दिए गए, और बताना है इनमें से सही कौन सा है। ठीक है, उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के बारे में। पहला, उच्चतम न्यायालय के पास किसी भी गैर सैन्य भारतीय न्यायालय या न्यायाधिकरण के फैसले या आदेश के विरुद्ध अपील करने के लिए विशेष अनुमति देने का विवेकाधिकार है, ये कथन आपका सही है। दूसरा, उच्चतम न्यायालय किसी विधिक प्रश्न या राष्ट्रपति द्वारा निर्दिष्ट सार्वजनिक महत्व के मामले पर अपनी राय देने से इनकार कर सकता है, ये भी सही है। तीसरा, उच्चतम न्यायालय अपने पूर्व के निर्णयों पर अड़िग रहने के लिए बाध्य नहीं है और न्याय या सामुदायिक कल्याण के हित में वह इससे भिन्न निर्णय भी ले सकता है। तो तीन के तीनों जो है इसके अधिकार क्षेत्र के तहत आते हैं, इसलिए डी हो जाएगा। ये आपका डी जो है
वो सही हो जाएगा। अगला है फर्स्ट मूवर्स कोलिशन। फर्स्ट मूवर्स कोलिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहां पर आपके पास दो कथन दिए गए, बताना इनमें सही कौन सा है। फर्स्ट मूवर कोलिशन यह 7 औद्योगिक क्षेत्रों को डीकार्बोनाइज करने की एक वैश्विक पहल है। ये कथन आपका सही है। हाल ही में भारत ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की फर्स्ट मूवर्स कोलिशन लीडरशिप मीटिंग में हिस्सा लिया या भाग लिया। दो के दोनों कथन यहाँ पर सही हैं, इसलिए यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा 1 और 2। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट मूवर्स कोलिशन जो है एक वैश्विक पहल है जो कार्बन हटाने वाली नवीन तकनीकों के साथ कंपनियों की क्रय शक्ति का उपयोग 7 हार्ड टू एबेट औद्योगिक क्षेत्रों को डीकार्बोनाइज करने के लिए करती है। ठीक है, वर्तमान में ये क्षेत्र वैश्विक उत्सर्जन के 30% के भाग के लिए उत्तरदायी। इन क्षेत्रों में एल्युमिनियम, विमानन, रसायन, कंक्रीट, शिपिंग, स्टील और ट्रकिंग शामिल है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे दो कथन दिए गए, बताना सही कौन से है। पहला यहाँ पर है कि संपूर्ण भारत में अधीनस्थ न्यायपालिका की संगठनात्मक संरचना, नामकरण और क्षेत्राधिकार एक समान है। ये कथन गलत है, क्योंकि अधीनस्थ न्यायपालिका की संगठनात्मक संरचना, नामकरण, क्षेत्राधिकार और अन्य सेवा शर्तों का निर्धारण राज्यों द्वारा किया जाता है, इसलिए उनकी प्रकृति विभिन्न राज्यों में थोड़ी भिन्न हो सकती है, इसलिए पहला गलत हो गया। दूसरा, मुंसिफ न्यायालयों के क्षेत्राधिकार का निर्धारण उच्च न्यायालयों द्वारा किया जाता है। मुंसिफ न्यायालय की अदालतें अगले स्तर की दीवानी अदालतें, जिनके क्षेत्राधिकार उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित की जाती हैं। सही है। देखिए, मुंसिफ के ऊपर अधीनस्थ न्यायाधीश कार्य करते हैं, जिनके पास असीमित आर्थिक क्षेत्राधिकार होता है, और मुंसिफ के निर्णय के विरुद्ध प्रथम अपील अधीनस्थ न्यायाधीश के पास की जा सकती है। तो पहला गलत, दूसरा सही, इसलिए बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है आपका, निम्नलिखित राज्यों में से कौन से पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए, इसके तहत वर्तमान में जो है 10 राज्य हैं। इसके तहत वर्तमान में 10 राज्य हैं। इन 10 राज्यों में देखिए आंध्र प्रदेश है, 10 राज्यों में आंध्रा है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है। आंध्र है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, गुजरात है, हिमाचल प्रदेश है, झारखंड है, मध्य प्रदेश हो ही गया, उड़ीसा है, राजस्थान है और तेलंगाना है, परंतु तमिलनाडु और कर्नाटक का नाम इसमें नहीं है। तो ये जो पेशा अधिनियम, पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार अधिनियम, ये 1996 का। ठीक है, तो यहाँ पे 1, 2, 3 अर्थात सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किन्हें राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद के परामर्श पर नियुक्त किया जाता है। तो देखिए किसे किया जाता है, वित्त आयोग के अध्यक्ष और उसके सदस्यों को, सही है। निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष और उसके सदस्यों को मंत्रिपरिषद की सलाह पर नियुक्त किया जाता है, सही है। तो पहला और दूसरा सही है। भारत के महान्यायवादी और महाधिवक्ता को सॉलिसिटर जनरल को नहीं। देखिए, संविधान में अनुच्छेद 76 के तहत भारत के महान्यायवादी पद की व्यवस्था की गई। वह देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, और भारत के अपर महाधिवक्ता वे एजी को अर्थात सॉलिसिटर अटॉर्नी जनरल को उसकी विधिक जिम्मेदारियों को पूरा करने में उसकी सहायता, जो सॉलिसिटर जनरल होता है, महाधिवक्ता जो होता है वो अटॉर्नी जनरल की क्या करता है, सहायता करता है। तो अनुच्छेद 76 के तहत महाधिवक्ता और अपर महाधिवक्ता के बारे में उल्लेख नहीं किया गया है, उसमें महान्यायवादी के बारे में बात की गई है। तो यहां पर आपका जो पहला और दूसरा है वो मंत्रिपरिषद के परामर्श पर नियुक्त किए जाते हैं, सही है। तीसरा वाला सही नहीं है, तो 1, 2 ये ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। विपक्ष के नेता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहां पर आपके पास यहां 3 कथन दिए गए हैं, बताना सही कौन सा है। विपक्ष के नेता का पद एक संवैधानिक पद है? नहीं, संवैधानिक पद नहीं है। संसद के प्रत्येक सदन के लिए विपक्ष के नेता का उपबंध किया गया है, परंतु यह संवैधानिक पद नहीं है।
सांविधिक मान्यता दी गई है। ठीक है, देखिए सरकार की संसदीय प्रणाली में विपक्ष के नेता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उसका मुख्य कार्य सरकार की नीतियों की रचनात्मक आलोचना करना और एक वैकल्पिक सरकार की व्यवस्था करना है। लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष के नेता को 1977 में 1977 में सांविधिक स्टेचुरी मान्यता प्रदान की गई, ना कि संवैधानिक। तो यहाँ पे पहला गलत है। दूसरा, सदन की कुल संख्या के 10वें हिस्से या उससे अधिक सदस्य संख्या वाले सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता को उस सदन में विपक्ष के नेता के रूप में मान्यता दी जाती है। ये सही है, ये कथन आपका सही है। तीसरा, विपक्ष के नेता के वेतन भत्ते और अन्य सुविधाएं कैबिनेट मंत्री के बराबर होती है, समान होती है। सही है, तो दूसरा तीसरा सही है, ये ऑप्शन हो जाएगा, पहला गलत। अगला है उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ताओं के संदर्भ में। उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे 3 कथन दिए गए हैं। पहला, इन्हें भारत के उच्चतम न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय द्वारा वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में मान्यता दी जाती है, वरिष्ठ अधिवक्ता को। सही है। दूसरा, ये एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के बिना उच्चतम न्यायालय में प्रस्तुत नहीं हो सकते। ये एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के बिना उच्चतम न्यायालय में प्रस्तुत नहीं हो सकते हैं। ये कथन सही है। देखिए, ऐसा अधिवक्ता भारत में किसी अन्य राज्य न्यायालय या न्यायाधिकरण में बिना किसी कनिष्ठ के उपस्थित होने का हकदार नहीं है। तो पहला दूसरा सही। तीसरा यदि आप देखें कि केवल वरिष्ठ अधिवक्ता ही उच्चतम न्यायालय के समक्ष कोई मामला या दस्तावेज दायर करने के लिए हकदार होते हैं। ये कथन आपका सही नहीं है। केवल वरिष्ठ अधिवक्ता ही उच्चतम न्यायालय के समक्ष कोई मामला या दस्तावेज दायर करने के हकदार होते हैं। वे किसी भी पक्ष की ओर से उच्चतम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हो सकते हैं या कार्य कर सकते हैं। एक सेकंड, देखिए जो तीसरा कथन है कि केवल वरिष्ठ अधिवक्ता ही उच्चतम न्यायालय के समक्ष कोई मामला या दस्तावेज दायर करने के हकदार होता है, ये कथन आपका सही है, गलत है। तो पहला दूसरा सही है, इसलिए ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका कि राज्यसभा की संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर आपके पास 2 कथन दिए गए हैं, बताना सही कौन से सही नहीं है, कौन सा या से सही नहीं है। यहाँ पे पहला कथन है, राज्यसभा में सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाता है। राज्यसभा में सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाता है। ये कथन आपका सही नहीं। ठीक है, ये कथन आपका सही नहीं है। दूसरा, संविधान की चौथी अनुसूची राज्यसभा में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को सीटों के आवंटन से संबंधित है। ये कथन आपका सही है। तो कौन सा सही नहीं है? पहला वाला सही नहीं है, इसलिए ए ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि अलग अलग राज्यों के राज्यसभा में जो प्रतिनिधित्व अलग है, जैसे कि सबसे अधिक प्रतिनिधित्व कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का है, उत्तर प्रदेश। ठीक, और जो अन्य राज्य होंगे, जो छोटे राज्य होंगे, जैसे पूर्वोत्तर राज्य, इनका प्रतिनिधित्व कम होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति किसी राज्य की विधान परिषद के सदस्यों के निर्वाचन में भाग ले सकते हैं? निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति जो है किसी राज्य की विधान परिषद के सदस्यों के निर्वाचन में भाग ले सकते हैं? तो यहां पर आप देखें, यहां पर आपके पास 4 मतलब दिए गए हैं वो, और इनमें बताना कौन से सही है। तो इसमें राज्य की नगर पालिकाओं के सदस्य, राज्य में रह रहे 3 वर्ष से स्नातक, राज्य में 3 वर्षों से अध्यापन कर रहे शिक्षक जो माध्यमिक विद्यालय से कम के ना हो, और राज्य विधानसभा के सदस्य, ये 4 के चारों ही इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो 1 2 3 4 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए कैसे निर्वाचन का जो तरीका होता है, इसमें जो आपका विधान परिषद होता है, विधान परिषद का जो उल्लेख है ये संरचना का, वो आर्टिकल 171 में है। जो निर्वाचन का तरीका है, जो सदस्य के मतलब विधान परिषद के जो कुल सदस्य होंगे, टोटल सदस्य कैसे चुना जाता है? तो टोटल में से 1/3 जो सदस्य होंगे वो स्थानीय निकाय, जैसे कि नगर पालिकाओं, जिला बोर्डो आदि के सदस्यों द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। इसके बाद 1/12 सदस्यों को राज्य में रह रहे 3 वर्ष से स्नातकों द्वारा निर्वाचित किया जाता है। फिर 1/12 को जो है राज्यों सदस्यों को राज्य में 3 वर्षों से अध्यापन कर रहे शिक्षकों द्वारा निर्वाचित किया जाता है। ये अध्यापक माध्यमिक विद्यालय से कम के नहीं होने चाहिए। फिर इसके बाद 1/3 जो है सदस्यों का निर्वाचन विधानसभा के सदस्यों द्वारा ऐसे व्यक्तियों में से किया जाता है जो विधानसभा के सदस्य नहीं होते, और जो शेष बचते हैं उन शेष बचे हुए सदस्यों का नाम निर्देशन
राज्यपाल द्वारा साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारिता आंदोलन और समाज सेवा का विशेष ज्ञान व व्यवहारिक अनुभव रखने वाले व्यक्तियों में से किया जाता है। तो ये जो होते हैं 1/6 होते हैं। आगे चलते हैं। अगला है महानगर योजना समिति के संदर्भ में। महानगर योजना समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहां पर आपके पास 3 कथन दिए गए हैं और बताना है इनमें से सही कौन से हैं। तो देखिए 3 कथनों में से पहला, राज्य विधायिका जो है वो महानगर योजना समितियों की संरचना के लिए प्रावधान कर सकती है। ये सही है आपका। देखिए महानगर योजना समिति का गठन संविधान के अनुच्छेद 243 ZE के तहत किया गया है। इस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक महानगर क्षेत्र में संपूर्ण महानगर क्षेत्र के लिए विकास योजना का प्रारूप तैयार करने के लिए एक महानगर योजना समिति का गठन किया जाएगा और राज्य विधानमंडल इस संबंध में वो बंद कर सकती है। तो पहला वाला आपका सही है। दूसरा, इसके 3/4 सदस्य महानगर क्षेत्र में नगर पालिका के निर्वाचित सदस्यों एवं पंचायतों के अध्यक्षों द्वारा अपने बीच में से चुने जाते हैं। तो ये जो 3/4 है, ये 3/4 नहीं होता है बल्कि 2/3 होता है, 2/3 होता है। इस अधिनियम के अंतर्गत महानगर योजना समिति के 2/3 सदस्य महानगर क्षेत्र में नगर पालिका के निर्वाचित सदस्य एवं पंचायतों के अध्यक्षों द्वारा अपने बीच में से चुने जाते हैं। ठीक है, तो दूसरा गलत हो गया। तीसरा, इन समितियों के अध्यक्ष द्वारा विकास योजना को राज्य सरकार को भेजा जाता है। ये कथन आपका सही है। पहला और आपका तीसरा सही है, इसलिए सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन मामलों में राज्यपाल राष्ट्रपति के निर्देश के बिना अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है। तो यहां पे देखिए 3 स्थितियां दी गई हैं। पहला, यदि समान प्रावधानों वाले किसी विधेयक को राज्य विधानमंडल में इसकी प्रस्तुति के लिए राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक हो, तब सही है। दूसरा, यदि वह समान उपबंधों वाले विधेयक को राष्ट्रपति की विचारार्थ रखना आवश्यक समझता हो, तब। तीसरा, यदि राज्य विधानमंडल का समान प्रावधानों वाला कोई अधिनियम राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त न होने की स्थिति में अमान्य हो गया हो, तब। इन तीनों ही स्थितियों में बिना राष्ट्रपति की अनुमति के अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है राज्यपाल। तो 1, 2, 3 डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहां पर आपके पास 3 कथन दिए गए, बताना है सही कौन से हैं। पहला, परिहार का अर्थ है दंड की प्रकृति में परिवर्तन किए बिना उसकी अवधि को कम करना। परिहार का अर्थ है दंड की प्रकृति में परिवर्तन किए बिना उसकी अवधि को कम करना, मतलब आजीवन सश्रम कारावास को जो है 20 साल के या 10 साल के सश्रम कारावास में तब्दील कर देना। तो पहला कथन सही। दूसरा, लघुकरण में दंड के स्वरूप को बदलकर कम किया जाता है, जिससे कि सश्रम कारावास को साधारण कारावास में बदल देना। तीसरा, विराम में किसी दोषी को मूल रूप से दिए गए दंड को किसी विशेष परिस्थिति में कम किया जाता है। जैसे कोई महिला है, उसे फांसी की सजा दी गई है, यदि वह गर्भवती हो जाती है तो जब तक उसका बच्चा जन्म नहीं लेता तब तक उसको मृत्यु दंड नहीं दिया जाएगा। तो ये आपके 3 के तीनों चीजें सही है, 1, 2, 3। आगे बढ़ते हैं। अगला है, उच्चतम न्यायालय की स्वतंत्रता के लिए निम्नलिखित में से कौन से संवैधानिक सुरक्षोपाय किए गए हैं उच्चतम न्यायालय की स्वतंत्रता के लिए। तो यहां पर 4 उपायों के बारे में बात की गई है। 4, पहला, अपनी अवमानना के लिए दंड देने का अधिकार है, उच्चतम न्यायालय को सही है। अपने कर्मचारियों को नियुक्त करने की स्वतंत्रता है उच्चतम न्यायालय के पास में। सेवानिवृत्ति के बाद वकालत पर रोक है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की। संसद द्वारा इसकी क्षेत्राधिकार को कम नहीं किया सकता। ये चारों कंडीशन जो है उच्चतम न्यायालय की स्वतंत्रता को बरकरार रखने के लिए प्रावधान किए गए हैं। तो 1, 2, 3, 4 डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर यहां हमें विचार करना है और आपके पास 2 कथन दिए गए हैं, बताना इनमें से कौन सा है से सही। पहला, राज्यपाल संबंधित राज्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के परामर्श के बाद करता है। राज्यपाल जो है वो संबंधित उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के परामर्श के बाद करता नहीं। ये कथन आपका गलत है, क्योंकि इनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति द्वारा संबंधित राज्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय राज्यपाल से परामर्श किया जाता है। तो इसलिए पहला कथन आपका क्या है? गलत है। दूसरा, किसी राज्य में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, पदस्थापन और पदोन्नति राज्य के राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाती है। ये कथन आपका सही है।
तो पहला गलत, दूसरा सही, बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है मुख्यमंत्री की नियुक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहां पर आपके पास दो कथन दिए गए हैं और बताना है सही कौन सा है। सही कौन सा? पहला, भारत के संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त होने से पूर्व किसी व्यक्ति को विधानसभा में अपना बहुमत सिद्ध करना होता है। नहीं, गलत। देखिए, संविधान में मुख्यमंत्री की नियुक्ति और उसके निर्वाचन के लिए कोई विशिष्ट प्रक्रिया उपबंधित नहीं की है। अनुच्छेद 164 में केवल यह वर्णित है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। ठीक है, देखिए संविधान में ऐसी कोई अपेक्षा नहीं कि मुख्यमंत्री नियुक्त होने से पूर्व किसी व्यक्ति को विधानसभा में अपना बहुमत सिद्ध करना होगा। राज्यपाल पहले उसे मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त कर सकता है और फिर उसे उचित अवधि के भीतर विधानसभा में अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए कह सकता है। तो पहला कथन आपका गलत है। दूसरा, कोई व्यक्ति जो राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है उसे मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता। गलत है, क्योंकि किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो सदस्य नहीं है नियुक्त किया जा सकता 6 महीने के लिए। 6 महीने के बाद उसे जो है किसी न किसी सदन की सदस्यता ग्रहण करनी होगी। तो यहाँ पर पहला गलत है, दूसरा भी गलत है, दो के दोनों गलत हैं, इसलिए डी ऑप्शन। अगला है परामर्शदात्री समितियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर आपको दो कथन दिए गए। ठीक है, बताना इनमें से कौन सा ऐसे सही है। पहला, ये समितियां मंत्रियों एवं संसद सदस्यों के बीच सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों पर अनौपचारिक चर्चा हेतु मंच प्रदान करती हैं। जो ये परामर्शदात्री समितियां होती हैं या सलाहकार समितियां जो होती हैं, ये मंत्रियों एवं संसद सदस्यों के बीच सरकार की नीतियों कार्यक्रमों पर अनौपचारिक चर्चा हेतु मंच प्रदान करती है। सही, इन समितियों का गठन संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा किया जाता है। ये कथन भी सही है। इन समितियों की सदस्यता स्वैच्छिक होती है तथा इसे संसद सदस्यों और उनके दलों के नेताओं की रुचि पर छोड़ दिया जाता है। एक समिति में अधिकतम 30 सदस्य और न्यूनतम 10 होते हैं। तो यहाँ पर दो के दोनों कथन क्या है? सही है, इसलिए सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि 73वें संशोधन के तहत निम्नलिखित में से कौन से अनिवार्य उपबंध हैं? 73वें संविधान संशोधन के तहत देखिए, इसमें कुछ अनिवार्य हैं, कुछ स्वैच्छिक उपबंध किए गए हैं। जो 73वें संविधान संशोधन के आधार पर जो पंचायती व्यवस्था को संवैधानिक आधार प्रदान किया गया, इसमें कुछ कह सकते हैं अनिवार्य उपबंध है और कुछ स्वैच्छिक उपबंध है। तो अनिवार्य उपबंधों में आप देखें, त्रिस्तरीय प्रणाली ये है। ठीक है, दूसरा ग्राम सभा गठन की बात की गई है। तीसरा, महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण है, ये भी है। तो पहला, दूसरा, तीसरा। पंचायतों को वित्तीय अधिकार देना, ये स्वैच्छिक उपबंध है। स्थानीय निकायों में सांसदों का प्रतिनिधित्व, ये भी आपका क्या है? स्वैच्छिक उपबंध है। देखिए, पंचायतों में तीनों स्तरों पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण जो है वो भी आपका अनिवार्य उपबंध है, परंतु ओबीसी को आरक्षण जो है ये स्वैच्छिक उपबंध है। तो यहाँ पर पहला दूसरा तीसरा जो है ये अनिवार्य उपबंध में आते हैं और चौथा पांचवा जो है ये स्वैच्छिक उपबंध में आते हैं। अगला है नगर निगमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर आपके पास दो कथन दिए गए हैं, बताना है सही कौन सा है। दो नहीं, 3 कथन दिए गए हैं, कौन सा या से सही है। पहला, परिषद नगर निगम की एक विधायी शाखा है जिसमें निर्वाचित और नाम निर्दिष्ट नॉमिनेटेड दोनों सदस्य शामिल होते हैं। ये कथन सही है। देखिए, एक नगर निगम में 3 प्राधिकरण होते हैं, परिषद, स्थायी समितियां और आयुक्त। दूसरा, महापौर का मुख्य कार्य परिषद की बैठकों की अध्यक्षता करना है, सही है। नगर आयुक्त निगम का मुख्य कार्यकारी अधिकारी तो सीईओ होता है, सही है। 3 के तीनों कथन यहाँ पर सही है, डी ऑप्शन। अगला है राज्यों में फास्ट ट्रैक कोर्ट एफटीसी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर 2 कथन दिए गए, बताना है कौन सा या से सही है। पहला, फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन संबंधित उच्च न्यायालयों के परामर्श से राज्यपाल द्वारा किया जाता है। फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन संबंधित उच्च न्यायालयों के परामर्श से राज्यपाल द्वारा किया जाता है। ये कथन आपका गलत है। ठीक है, देखिए दूसरा जो है फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश तदर्थ आधार पर नियुक्त किए जाते हैं, ये आपका सही है। तो पहला गलत है, दूसरा सही, इसलिए आपका बी ऑप्शन है। एक सेकंड,
यहाँ पहले कथन के बारे में देखें कि फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन संबंधित उच्च न्यायालयों के परामर्श से राज्यपाल द्वारा किया जाता नहीं, राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है, ना कि राज्यपाल के द्वारा। ठीक है, तो पहला गलत है, दूसरा सही है, इसलिए ये ऑप्शन। फास्ट ट्रैक कोर्ट जो है अतिरिक्त सत्र न्यायालय होते हैं। क्या होते हैं ये? अतिरिक्त सत्र न्यायालय जो बहुत अधिक समय से लंबित मामलों की सुनवाई में तेजी लाने के लिए गठित किए गए, विशेष रूप से उन मामलों में जो सुनवाई के अधीन। शुरुआत में फास्ट ट्रैक कोर्ट को 5 साल के लिए 2000 से 2005 की अवधि के लिए गठित की गई थी। आगे बढ़ते हैं। सदन की अनुमति के बिना राज्य विधानमंडल का एक सदस्य अधिकतम कितने समय के लिए सदन की सभी बैठकों से अनुपस्थित रह सकता है? 60 दिनों के लिए। ठीक है, 60 दिनों के लिए। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं? तो आप देखें यहां पर 3 चीजें दी गई हैं। इसमें संसद के दोनों सदनों के नॉमिनेटेड सदस्य नहीं, जो नॉमिनेटेड सदस्य होते हैं वो इसमें शामिल नहीं होते हैं। इसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, तो पहला गलत है। दूसरा, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य सही है, संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य सही है, तो दूसरा तीसरा सही है, पहला आपका गलत है, यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किन विशेष परिस्थितियों में संसद राज्य सूची में शामिल विषयों पर कानून बना सकती है? निम्नलिखित में से किन विशेष परिस्थितियों में संसद जो है राज्य सूची में शामिल विषयों पर कानून बना सकती है? तो यहाँ पर 4 परिस्थितियां दी गई हैं, तो देखिए यहाँ पे एक सेकंड, राज्यसभा के एक संकल्प द्वारा समर्थित राष्ट्रहित में, ये आपका सही है। 2 या 2 से अधिक राज्यों के संसद से अनुरोध करने की स्थिति में सही है। अंतरराष्ट्रीय संधियों और समझौतों को लागू करने में, ये भी सही है। राज्य विधानसभा चुनाव के कारण आदर्श आचार संहिता लागू करने की होने की स्थिति में नहीं, पहला दूसरा तीसरा सही है, चौथा कंडीशन सही नहीं है। यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा 1 2 3। आगे बढ़ते हैं। राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर आपके पास 3 कथन दिए गए हैं कि वो अध्यादेश कब जारी कर सकता है। पहला, यह राज्य विधानमंडल की विधायी शक्ति के साथ सह अस्तित्व है, जो अध्यादेश है, सही है, पहला कथन आपका सही है। दूसरा, यह विवेकाधीन शक्ति नहीं है, यह भी बात सही है कि विवेकाधीन शक्ति नहीं है। इसका अर्थ यह है कि वह कोई विधि बनाने या किसी अध्यादेश को वापस लेने का कार्य केवल मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली परिषद की सलाह पर ही कर सकता है, स्वयं से नहीं कर सकता, तो पहला दूसरा सही। तीसरा, राज्य विधायिका के पुनः संवेद होने के 6 माह के उपरांत अध्यादेश समाप्त हो जाता है। 6 माह नहीं, 6 सप्ताह के उपरांत। ठीक है, क्या है? 6 सप्ताह। अध्यादेश राज्य विधानमंडल सत्र फिर से शुरू होने के 6 सप्ताह के उपरांत समाप्त हो जाता है। तो पहला दूसरा सही, तीसरा गलत है, तो 1 2 हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश पर अनुच्छेद 263 के तहत एक स्थायी अंतरराज्यीय 263 के तहत एक स्थायी अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना की गई थी? किस समिति की सिफारिश पर? तो सरकारिया आयोग 1983 की सिफारिश पर। अगला है, चौधरी रहमत अली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन है। पहला, उसे पाकिस्तान शब्द के प्रतिपादन का श्रेय दिया जाता है, सही है, चौधरी रहमत अली को। दूसरा, 1940 के मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में इनके पाकिस्तान के निर्माण के विचार का समर्थन किया गया, नहीं, यहां पर जो विचार दिया था वो रहमत अली ने नहीं बल्कि जिन्ना के विचार को समर्थन किया गया था। तो यहाँ पे पहला सही है, दूसरा गलत है, ये ऑप्शन हो जाएगा। ग्राम सभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर 2 कथन दिए गए, बताना इनमें से कौन सा या से सही है। पहला, यह पंचायत क्षेत्र के सभी पात्र मतदाताओं से मिलकर बनी एक ग्राम स्तरीय सभा होती है, नहीं, यह पंचायत क्षेत्र में सभी पंजीकृत पात्र नहीं, जो पंजीकृत है उनकी बात होगी, पात्र की बात नहीं होगी, तो सभी पंजीकृत मतदाताओं से मिलकर बनने वाली एक ग्राम स्तरीय सभा होती है, ग्राम सभा। तो पहला कथन गलत हो गया। दूसरा, यह ग्राम स्तर पर उन शक्तियों का प्रयोग कर ऐसे कार्य निष्पादित कर सकती है जो राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित किए गए हैं, तो पहला गलत है, दूसरा सही है, बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है,
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे 2 कथन दिए गए हैं, साइंस का प्रश्न है। तो आप देखें यहाँ पर पहला, ट्रांसक्रिप्टोम एक कोशिका में विद्यमान सभी आरएनए अणुओं का एक पूर्ण समुच्चय होता है। ट्रांसक्रिप्टोम एक कोशिका में विद्यमान सभी आरएनए अणुओं का एक पूर्ण समुच्चय होता है जो डीएनए से आनुवंशिक जानकारी प्राप्त करता है। कथन सही है। दूसरा, आरएनए एक न्यूक्लिक एसिड है जो सभी जीवित कोशिकाओं में मौजूद होता है। ये 2 के दोनों कथन सही है, सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, पैगाह मकबरे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिए गए, बताना है सही कौन सा है। तो देखिए, पहला, पैगाह मकबरा आसफ जाह और राजपूतानी शैली की वास्तुकला का एक सुंदर मिश्रण प्रस्तुत करता है। सही है। दूसरा, पैगाह हैदराबाद रियासत में सर्वोच्च श्रेणी के कुलीन थे। ये भी सही है। तीसरा, यह लाल संगमरमर से निर्मित है जो उत्कृष्ट रूप से डिजाइन किए गए इंटीरियर कारण आगंतुकों को आकर्षित करता है। तो ये वाला तीसरा जो कथन है वो सही नहीं है। ठीक है, ये लाल संगमरमर से नहीं बल्कि सफेद संगमरमर से बना है। तो पहला दूसरा सही, तीसरा गलत है, ये ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में अपने क्षेत्र में वनों को बहाल करने के लिए शहबतूत चेस्टनट के वृक्षों को आनुवंशिक रूप से संशोधित किया है? तो ये काम किसने किया है? संयुक्त राज्य अमेरिका ने किया है। किसने किया है? संयुक्त राज्य अमेरिका ने किया है। अगला है, उच्च न्यायालयों के रिट क्षेत्राधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए, बताना सही कौन सा। उच्चतम न्यायालय के विपरीत उच्च न्यायालय किसी साधारण कानूनी अधिकार को लागू करने के लिए भी रिट जारी कर सकता है। देखिए, ये कथन सही है। उच्चतम न्यायालय आर्टिकल 32 के तहत और उच्च न्यायालय आर्टिकल 226 के तहत रिट जारी करता है। दूसरा, रिट क्षेत्राधिकार संविधान की मूल संरचना का भाग है। 2 के दोनों कथन यहाँ पर क्या है? सही हो जाते हैं, 1 और 2, सी ऑप्शन। अगला है, अनुच्छेद 161 के तहत दी गई राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे 2 कथन दिए गए, बताना सही कौन सा है, कौन सा या से सही है। पहला, वह मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है, राज्यपाल नहीं, ये कथन गलत है। मृत्युदंड को क्षमा केवल राष्ट्रपति कर सकता है। दूसरा, वह उस विषय संबंधित जिस पर संबंधित राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, किसी विधि के विरुद्ध किए गए किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष किसी व्यक्ति को क्षमा कर सकता है। ये कथन आपका सही है। पहला गलत है, दूसरा सही है। अनुच्छेद 161 में राज्यपाल की क्षमादान की शक्तियों का उल्लेख किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के संदर्भ में, उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 2 कथन आपके पास दिए गए हैं। यहाँ पर 2 कथन दिए गए हैं। पहला है, कोई व्यक्ति जो किसी भी उच्च न्यायालय में 10 वर्षों से अधिक समय तक अधिवक्ता रहा हो, उच्च न्यायालय में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। सही है, आहर्ताओं में शामिल। दूसरा, संविधान उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के कार्यकाल के साथ साथ उसकी न्यूनतम आयु भी निर्धारित नहीं की है। देखिए, कार्यकाल भी नहीं बताया गया और न्यूनतम आयु भी निर्धारित नहीं, तो ये सही है। पहला दूसरा, यहां पर सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, देखिए न्यायाधीशों का जो कार्यकाल है, आप देखें यदि तो 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक पद पर बना रह सकता है। उसकी आयु के संबंध में कोई भी प्रश्न ऐसे प्राधिकारी द्वारा और संसद द्वारा उपबंधित रीत से निर्धारित किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हाइपरसोनिक प्रौद्योगिकी प्रदर्शन वाहन HSTDB के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यहाँ पे 2 कथन दिए गए हैं, बताना है कौन सा या से सही। पहला, यह रैमजेट इंजन द्वारा संचालित मानव रहित प्रदर्शन विमान, ये गलत है। देखिए, हाल ही में DRDO रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने उड़ीसा के तट से हाइपरसोनिक प्रौद्योगिकी प्रदर्शन वाहन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। यह हाइपरसोनिक प्रौद्योगिकी प्रदर्शन वाहन HSTDB एक स्क्रैमजेट, रैमजेट नहीं है, यहाँ पे रैमजेट लिखा ना, रैमजेट नहीं है, स्क्रैमजेट इंजन द्वारा संचालित और स्वदेशी रूप से विकसित प्रदर्शक वाहन। ठीक है, देखिए एयर ब्रीदिंग स्क्रैमजेट इंजन का वायुमंडल के भीतर हाइपरसोनिक गति से सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। तो पहला कथन सही है, दूसरा पहला गलत है, रैमजेट नहीं स्क्रैमजेट है। दूसरा, यह प्रणोदन प्रपोल्सन के लिए वायुमंडलीय ऑक्सीजन का उपयोग करता है, यह कथन आपका सही है। यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिए गए हैं। वह
कितनी बार पुनः निर्वाचित होने के लिए पात्र होता है, ये कथन सही है। दूसरा, उसे संविधान द्वारा निर्धारित उपलब्धियां और विशेषाधिकार प्राप्त होंगे। उसे संविधान द्वारा निर्धारित, ये कथन सही नहीं है। उसे संविधान द्वारा नहीं, संसद द्वारा निर्धारित उपलब्धियां और विशेषाधिकार प्राप्त होंगे, संविधान नहीं संसद द्वारा। तो पहला सही है, दूसरा गलत। तीसरा, इसमें क्वालिफाइड और पॉकेट वीटो की शक्तियां निहित होती हैं, गलत। भारत राष्ट्रपति के पास 3 वीटो शक्तियां हैं, आत्यांतिक, निलंबनकारी और पॉकेट वीटो। ठीक है, भारतीय राष्ट्रपति के पास क्वालिफाइड वीटो नहीं है, अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा क्वालिफाइड वीटो का उपयोग किया जाता है। तो पहला सही है, दूसरा तीसरा गलत, इसलिए ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे बात करते हैं 45 नंबर क्वेश्चन। फायर एल्ड पहल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे 2 कथन है। पहला, इसका उद्देश्य वनाग्नि को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई का उपयोग करना है। फायर एल्ड का, इसे विश्व आर्थिक मंच द्वारा लॉन्च किया गया है, ये कथन भी आपका सही है। 2 के दोनों कथन यहाँ पर सही हो जाते हैं और आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा या से किसी राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा किया जाता है या किए जाते हैं। यहाँ पे 3 कार्यों के बारे में बात की। पहला, वह सॉलिसिटर जनरल की नियुक्ति के संबंध में राज्यपाल को सलाह देता है, नहीं, यहाँ पे वो कोई सलाह नहीं देता। ठीक है। दूसरा, वह अंतरराज्य परिषद की अध्यक्षता करता है, वह अंतरराज्य परिषद की अध्यक्षता करता है, नहीं। देखिए, वह अंतरराज्य परिषद और नीति आयोग की प्रशासनिक परिषद का सदस्य होता है, इन दोनों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। तो पहला गलत, दूसरा गलत। वह राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है, ये कथन आपका सही है, राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है, यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा, केवल ए। अगला है, भारत में पंचायत राज के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित समितियों को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पे 4 समितियों के नाम दिए गए हैं, इन्हें कालानुक्रम में लगाना है, कालानुक्रम में। देखिए, अशोक मेहता समिति 1977 की है पहले आज नंबर पे। फिर जीवीके राव समिति 1985। फिर आपका एलएम सिंघवी समिति है 1986, 4। फिर सबसे इसके बाद जो है आपका 1988 में पीके थुंगन समिति है, तो 3 हो जाएगा 1988 में। तो यहाँ पे 1 2 4 3 सी ऑप्शन। अगला है, राज्य निर्वाचन आयोग के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है। यहाँ पे 4 कथन दिए गए हैं। तो देखिए, इसमें राज्यपाल द्वारा नियुक्त एक राज्य चुनाव आयुक्त होता है, राज्य निर्वाचन आयोग में सही है। यह पंचायत चुनाव के लिए मतदाता सूची तैयार करता है, सही है। यह राज्य चुनाव आयोग की सेवा की शर्तों में उनकी नियुक्ति के बाद उनके लिए अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा, सही है। तो अब भारत निर्वाचन आयोग की समग्र देखरेख में काम करता नहीं, ये उससे स्वतंत्र होता है। देखिए, राज्य निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र अधिकारी होता है और यह ना तो भारत निर्वाचन आयोग से जुड़ा होता है और ना ही उसके नियंत्रण में कार्य करता है या होता है। तो डी ऑप्शन। अगला है, पंचायतों की अवधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे 3 कथन दिए गए, बताना है कौन से सही। पहला, हर स्तर पर पंचायत को 5 साल का कार्यकाल प्रदान किया जाता है, सही है। किसी पंचायत के समय से पहले भंग होने पर हर बार नए सिरे से चुनाव कराया जाना चाहिए, नहीं। अगर 6 महीना से ज्यादा कार्यकाल है तो चुनाव कराया जाएगा और जितना टाइम बचा रहेगा उसी के लिए वो चुनाव होता है। समय से पूर्व विघटन के पश्चात पुनर्गठित एक पंचायत को 5 वर्ष की पूर्ण अवधि का लाभ नहीं मिलता है, शेष बचे हुए समय का ही लाभ मिलता है। तो यहाँ पर पहला सही है, दूसरा गलत है, तीसरा सही है, यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कथन कारण का प्रश्न है। तो देखिए, कथन है कि भारत राष्ट्रीय संसद का अभिन्न अंग होता, सही है। कारण, क्योंकि संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के बिना कानून नहीं बन सकता। जो संसद का निर्माण होता है वो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर के होता है। यहाँ पे कथन और कारण दोनों ही सही हैं और कारण जो है कथन की व्याख्या कर रहा है, इसलिए ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने 50 प्रश्नों को देखा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।